हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करें कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर है, चौथा चैप्टर है पदार्थ। पदार्थ में पढ़ेंगे धातु और धातु। दोस्तों, हम लोग पहले से जानते हैं कि दोस्तों धातु और धातु क्या है। धातु के बारे में आपने सोचा पढ़ा होगा कि जैसे धातु होते हैं लोहा, एल्युमिनियम, तांबा जैसे, और धातु हो गया दोस्तों, जैसे और धातु कोई लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और कठोर, उसमें क्या कहते हैं हार्ड कठोर फॉर्म में, जैसे लोहा। लोहा धातु हो गया, और धातु हो गया जैसे शीशा हो गया। तो और धातु लिक्विड फॉर्म में भी और हार्ड फॉर्म में भी होते हैं कि ठोस 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 में भी होते हैं, द्रव में भी होते हैं। और धातु, और धातु की जैसे आपने मारा मरकरी, मरकरी का नाम सुना होगा दोस्तों। जैसे हम लोग किसी का बुखार लगते हैं तो जैसे फीवर होता है किसी को, तो उसका टेम्परेचर माप तो थर्मामीटर लगा के किया जाता है, उसमें मरकरी होते हैं, वो धातु होते हैं। आइए पढ़ते हैं धातु और वो धातु के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। जैसे सारणी 4.1 में पदार्थों को दिखावट और कठोरता बताएं। जैसे आयरन लोहा, दिखावट या चमत्कार में से, या कठोरता बहुत कठोर या बहुत कठोर नहीं। लोहा, कोयला, तो लोहा बहुत कठोर होता है दोस्तों, ये चमकदार होता नहीं। जैसे कोयला 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 बहुत, कोयला भी कठोर होता है, ज़्यादा कठोर नहीं। सल्फर, गंधक, जो एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और से डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या आप इन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं। सारणी सारणी 4.1 में बोला गया कि में शेष पदार्थ और धातु हैं, और धातुओं का अनुपात से अंतर या उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण होते हैं। तो चमक और कठोरता क्या होते हैं किसी भी धातु या धातु के, क्या होते हैं भौतिक गुण होते हैं। किसी में चमक होते हैं, किसी में कठोरता होती है, ये भौतिक गुण होते हैं। जैसे 4.1 में धातुओं और धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। आइए पढ़ते हैं कि धातु और धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे धातु और धातु के। आप क्या आपने लोहा को, लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा या बेलचा या कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है। तो क्या इन 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 वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं। क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। आइए जानते हैं, क्रियाकलाप से जानते हैं। जैसे 4.1 में एक लोहे की कील तथा एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम के तार का टुकड़ा, एक पेंसिल लेड लीजिए और लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। जैसे चित्र 4.1 में दिखाया गया कि हथौड़े से लोहे की कील को पीटना। परंतु ध्यान रहे कि प्रक्रम में ऐसा स्वयं को चोट ना पहुंचा ले, और जोर से पीटने का प्रयास करिए। और एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए, और इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े पर और पेंसिल लेड के साथ भी करिए, और अपने परीक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड करिए। तो सारणी 4.2 में पदार्थों को आघात वर्धनीयता बोला गया है कि अब किसी धातु को उस पर चोट पड़ने पर वो क्या होते हैं, किसकी आघात वर्धनीयता कितनी होती है। तो उसमें बोला गया कि इसमें बोला गया 4.2 सारणी में, जैसे लोहे की कील है उस पर आकार में परिवर्तन या चपटा हो गया है या टुकड़े, तो लोहे के कील को चोट मारने पर क्या होते हैं, वो चपटा हो जाता है। जैसे कोयले का टुकड़े पर चोट मारने से क्या होते हैं, वो टुकड़े हो जाते हैं। एल्युमिनियम की तार पर चोट मारने से क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आकार में परिवर्तन, चिपटा हो जाते हैं। पेंसिल के लेड पर चोट मारने से क्या होते हैं, वो टुकड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर क्या तो उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः संभवतः मिठाइयों को तो सजाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्युमिनियम या पर्णी का द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है या आघात वर्णनीयता कहलाता है। कि दोस्तों आघात वर्णनीयता किसे कहते हैं, जैसे धातुओं के गुण जिसके कारण वो क्या है, पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्णनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। ये धातु क्या अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ या गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्या हम इन्हें धातु कर सकते हैं कि पेंसिल और लेड ये पीटने पर ये शीट में परिवर्तन नहीं होते हैं, तो क्या इन्हें धातु कर सकते हैं, नहीं, इसे धातु नहीं करते। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हाथे वाले या गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुँचाए पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, शायद नहीं। तो क्योंकि कुछ अनुभवों की सूचना बनाने का प्रयास करिए, और जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हाथा आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा उष्मा के चालन के विषय में क्या कर सकते हैं। आपने एक विद्युत कर्मी को पेंच कस से ये काम करते देखा होगा, तो उसका हाथा किस प्रकार का होता है, क्यों, आइए जाने। क्रियाकलाप 4.2 यदि याद करिए तो किसी वस्तु में विद्युत धारा प्रवाह होता है या नहीं, यह परीक्षण करते हेतु विद्युत परिवर्तन कैसे बनाया जाता है। चित्र 4.2 आपने कक्षा 6 में पढ़ चुके थे दोस्तों कि किस तरह परिपथ पूर्ण होने पर विद्युत धारा प्रभावित होते हैं। विद्युत परिपथ ये दिखाए गए चित्र 4.2 में विद्युत परिपथ को दिखाए गए। आइए आगे बात करते हैं। आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराएं, परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों या कुचालकों में वर्गीकृत करिए। जैसे सारणी 4.3 में पदार्थों को विद्युत चालकता किस पदार्थ से विद्युत चालक होते हैं, किस पदार्थ से विद्युत चालक नहीं होते, इस सारणी में बोला गया है। जैसे लोहे के छड़ या कील से क्या होते हैं, इसे विद्युत चालक होते हैं। जैसे गंधक से नहीं होते, कोयले से नहीं, तांबे से होते हैं, सुचालक होते हैं। गंधक कोयला से कुचालक होते हैं,
और लोहे तांबे से सुचालक होते हैं, विद्युत विद्युत धारा प्रभावित होती है लोहे तांबे से, और कोयले गंधक से नहीं। आपने पाया कि लोहे की छड़ या कील या तांबे की तार सुचालक होते हैं, जबकि गंधक और कोयला क्या होते हैं, कुचालक होता है। इसके बारे में अपने जान। आइए पहले कुछ कहना चाह रही कि वो अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाता है कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होता है दोस्तों, इसको याद रखना कि धातु क्या, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। आप एल्युमिनियम तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी है? निश्चित रूप से नहीं। धातु का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तो उसे तन्यता कहलाता है। कि तन्यता किसे कहते हैं? कि धातु का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहलाता है। तन्यता कोई पूछेगा दोस्तों, पूछा जाएगा कि तन्यता किसे कहते हैं? धातु को वह गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट या प्लेट या धातु का सिक्का या एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक नी नाद ध्वनि या रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान या दिखने वाले या धब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना होता है? क्योंकि धातु गायन या ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे यह ध्वनिक कहलाता है। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जैसे कठोर चमकीले आघातवर्ध या तन्य या ध्वनिक या उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कुछ पदार्थ जैसे कठोर या चमकीले आघातवर्ध तन्य ध्वनिक या उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें समानतया ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि है। कैल्शियम भी धातु है दोस्तों, मैग्नीशियम भी धातु है। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन के बारे में तो जानते ही पहले से धातु है। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम होते हैं। दोस्तों कोयले और सल्फर कैसे होते हैं? नरम होते हैं तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूड़ा हो जाते हैं, ध्वनि नहीं। और उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं कि जैसे कोयले और सल्फर क्या होते हैं? ये उष्मा तथा विद्युत की हथौड़े से हल्की चोट से टूटकर चूड़ा हो जाते हैं तथा ध्वनि नहीं होते हैं तथा उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। ये पदार्थ और धातु कहलाते हैं। और धातु के उदाहरण जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि ये क्या कहलाते हैं? और धातु कहलाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं दोस्तों? नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? नरम होते हैं, चाकू से काटा जाता है। जैसे मरकरी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। धातु और धातु के रासायनिक गुण देखेंगे। ए में ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रासायनिक गुण देखेंगे। आइए दोस्तों धातु और धातु के रासायनिक गुण देखेंगे। इससे पहले भौतिक गुण तो देख लिया था हमने, अब रासायनिक गुण देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया, आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित है। जंग लगने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। और आपने कक्षा 7वीं में मैग्नीशियम या रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रकारों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। जैसे आयरन को Fe को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन प्लस जल O2H2, तो कैसा तो क्या बनते हैं उसको लिखिए। और जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं उसको लिखिए। आइए क्रियाकलाप से पहले समझेंगे, उसके बाद जानेंगे इसके बारे में। जैसे आयरन या ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करते क्या बनते हैं, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं। आइए क्रियाकलाप से समझते हैं। क्रियाकलाप 4.3 आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए तो विलय का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। जैसे चित्र 4.3 में यह दिखाया गया। चित्र 4.3 में जंग की प्रकृति का परिरक्षण दिखाया गया है। आप क्या देखते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय? जैसे जंग का ये चित्र 4.3 में तो आप क्या देखते हैं कि विलयन अम्लीय या क्षारीय? कि आइए तो जंग की प्रकृति परीक्षण है। इसमें क्या बोला गया कि जैसे जंग का निलंबन लिया गया, एक प्रखनली में लिया गया है। यहाँ प्रखनली है दोस्तों, ये प्रखनली है। इसमें जल का निलंबन लिया गया है और लाल लिटमस पत्र पर इसे यहाँ रखा गया, लाल लिटमस पत्र पर। और तो लाल लिटमस पत्र पर यहाँ रखने पर तो क्या देखते हैं कि यहाँ एक प्लेट में देखा गया कि जंग की प्रकृति का परीक्षण यह दिखाया गया। यहाँ इसको जंग इस प्रकार हो गया, ये गाढ़े रंग का हो गया, ये इसमें दिखाया गया। आइए पढ़ते हैं जंग की प्रकृति का परीक्षण इसमें दिखाया गया। आगे पढ़ते हैं कि क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में
खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। जब क्या करते हैं दोस्तों, तो कॉपर पर क्या करते हैं कि बर्तन में लंबे समय तक नम वायु में रखते हैं, क्या होता है तो उस पर एक हल्की हरी परत का जम जाता है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड, यह हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है, CuOH2 होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। ऐसे बोला गया कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। तो अब अभिक्रिया निम्नलिखित होते हैं, जैसे जैसे 2Cu, जैसे कॉपर को H2O के साथ जल तथा CO तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ नम वायु में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण बनाते हैं। जैसे ये हमने जैसे यहाँ अभिक्रिया दिया गया कि दोस्तों कि कॉपर को जब भी कि नम वायु में अभिक्रिया कराते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और या कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं नम वायु में। नम वायु में कौन कौन कॉपर नम वायु में क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं नम वायु। यहाँ दिखाया गया दोस्तों कि जैसे यहाँ ये नम वायु में दिखाया गया, ये जल को दिखाया गया H2O को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को और ऑक्सीजन को, ये कॉपर के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। तो विलयन अम्लीय या क्षारीय आपको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे, तो आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है और इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। समानता क्या होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, इसको याद रखना, धातु की प्रकृति समानता क्या होती है, क्षारीय होते हैं। आइए अब धातुओं को की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। जब धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जैसे क्रियाकलाप 4.4 में शिक्षक द्वारा कक्षा में यह प्रदर्शित की जाए। जैसे चूर्णित या सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दीहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उद्दीहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं और इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट लीजिए, जैसा कि चित्र 4.4a में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जन प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस या जार या कांच के गिलास में ले जाइए। जो चित्र 4.4a में दिखाया गया है, सल्फर चूर्ण का दहन यहाँ दिखाया गया है। सल्फर चूर्ण का जो चमकाऊ या उद्दीहन चम्मच ये दिखाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए और उसे बनने वाली गैस बाहर न जा सके और कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए और गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए और विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्र से करिए। चित्र 4.4b में दिखाया गया है। चित्र 4.4b में दिखाया गया कि लिटमस पत्रों द्वारा विलयन का परीक्षण यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह लिटमस पत्र का विलयन द्वारा परीक्षण किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। जैसे सारणी 4.4 में अम्लों या क्षारों में धातु और धातु को, तो जैसे क्षार का नाम बताएं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, धातु कैल्शियम हो गया, अम्ल का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल और धातु सल्फर हो गया। तो बोला गया इसी तरह ये नाम लिखने के लिए बोला गया। आइए आगे पढ़ते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें क्या बोला गया कि दोस्तों कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया निम्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, H2SO3 बनते सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं दोस्तों। तो सल्फ्यूरिक, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और समानतः धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों या क्षारों के नाम याद रखिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। तो उनके नाम सारणी जैसे 4.4 में लिखिए। तो उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कि उनमें उपस्थित धातु तथा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। बी में बोला गया कि जल के साथ अभिक्रिया, आए धातु और धातु को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं। बी में आइए देखते हैं कि धातु और धातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। जब ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो सोडियम को क्या करते हैं दोस्तों, को हमेशा क्या करते हैं, इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में क्या करते हैं, संचित रखते हैं, क्योंकि यह जब भी ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करते हैं। सोडियम को क्या करते हैं, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे क्रियाकलाप आइए समझते हैं। क्रियाकलाप 4.5 में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए तो प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो और इसे
चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। जैसे एक 250 ml का एक बीकर कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भर लीजिए और अब सावधानीपूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए और फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए और सावधानीपूर्वक परीक्षण लीजिए और परीक्षण लेते समय बीकर से दूर रहे। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छुएं और आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया? या विलयन का लाल और नीले लिटमस पात्र में से परीक्षण करिए और विलयन अम्लीय या क्षारीय है। जैसे चित्र 4.5 में सोडियम की जलन से अभिक्रिया यह दिखाया गया है। किस तरह से ये सोडियम किस तरह से ये क्या हो गया कि सोडियम धातु का टुकड़ा सावधानपूर्वक एक छोटा सोडियम का टुकड़ा लिया गया था और उसका एक रुई या छोटे कपड़े से लपेटा गया और रुई लपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दिया गया और परीक्षण लेते समय अभिक्रिया बंद कर दिया गया और बीकर गर्म हो गया और विलयन लाल और नीले लिटमस पात्रों से परीक्षण किया गया। विलयन अम्लीय है या क्षारीय? आइए पढ़ते हैं सोडियम की जल से अभिक्रिया। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम क्या कहते हैं, यहाँ दिखाया गया दोस्तों कि सोडियम की जल से अभिक्रिया यहाँ दिखाई गई किस तरह से यहाँ उष्मा प्रदान करते हैं, या सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके किस तरह उष्मा या प्रदान करते हैं। सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है और समांतर और धातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। समांतर धातु क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया नहीं करते। जब भी वे धातु में बहुत सक्रिय हो सकते, इस प्रकार के धातु को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आकार पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस को भी क्या कहते हैं? दोस्तों फास्फोरस भी क्या होते हैं दोस्तों? बहुत ही सक्रिय धातु होते हैं। वो वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेते हैं। कि फास्फोरस क्या होते हैं कि वायु में खुला रहने पर क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इसको क्या करते हैं? इसके जल में रखा जाता है। और सल्फर को क्या करते हैं? तो सल्फर को केरोसिन तेल में रखते हैं, क्योंकि जब भी वो जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ऊष्मा उत्पन्न कर लेते हैं। इसी तरह वे क्या करते हैं कि जैसे फास्फोरस को कभी वायु से अभिक्रिया कर क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इसलिए फास्फोरस से वायुमंडलीय या ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया आइए पढ़ते हैं सी में। अम्लों के साथ जब धातु और धातु को अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो कैसा व्यवहार करते हैं, वो किस प्रकार होते हैं? आइए पढ़ते हैं इस अभिक्रिया अम्लों के साथ अभिक्रिया जब धातु और धातु को करते हैं क्या होता है। आइए सबसे पहले क्रियाकलाप से समझेंगे। क्रियाकलाप 4.6 में सावधानी, जैसे परखनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखें। इसमें बोला गया कि दोस्तों कि जब भी आप धातु और धातु को अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आप अपने चेहरे को परखनली से दूर रखिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम, आपकी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बोला कि परखनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परखनली पकड़ने के लिए या परखनली होल्डर का प्रयोग करिए। बोला कि अम्लों के साथ जब भी अभिक्रिया करते हैं तो अपने चेहरे को दूर रखिए और परखनली को पकड़ने के लिए परखनली होल्डर का प्रयोग करिए जब भी अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। जैसा 4.5 में सूचीबद्ध धातुओं और धातुओं के दिया गया है। जैसे 4.5 में धातु और धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करते क्या होता है? जैसे मैग्नीशियम, रिवर, एल्युमिनियम, पन्नी या आयरन छीलन या कॉपर छिला हुआ या लचीला को तार, लकड़ी का कोयला चूर्ण, सल्फर का चूर्ण, जब अम्लों से इसे अभिक्रिया करते क्या होता है। आइए पढ़ते हैं आगे। जिसे नमूने पृथक परखनली में लीजिए, उन्हें A, B, C, D, E, F से चिन्हित कीजिए और ड्रॉपर की सहायता से उन्हें परखनली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए और अभिक्रिया का सावधानी परीक्षण करिए। यदि ठंडे विलय में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परखनली को हल्का गर्म करिए और प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए और यह क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। तो अपने परीक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। इसमें बोला गया 4.5 में लिखने के लिए तो क्या धातु और धातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परखनली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाइए, पर कुछ में पॉप या ध्वनि क्यों नहीं उत्पन्न हुई थी? आपने पाया होगा कि वह धातु समांतर अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। तो क्या होते दोस्तों, इसको याद रखना। और धातु क्या करते हैं? अम्लों से समांतर अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। और धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। जैसे आइए जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं कि क्या करते हैं? जब भी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु या सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कॉपर तनु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे आपने देखा कि कॉपर तनु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर कॉपर तनु को तो अभिक्रिया नहीं कर, इसमें बोला अभिक्रिया नहीं करते, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जब आपने कॉपर तनु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करते, कॉपर तनु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेते हैं। ऐसा क्या होता है कि जब कॉपर तनु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करते हैं, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया ये कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि आगे पढ़ते हैं कि जैसे डी में पढ़ेंगे क्षारों से अभिक्रिया जानते हैं, क्षारों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो इसे आइए क्रियाकलाप से पहले समझेंगे क्षारों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। जिसे शिक्षक द्वारा या प्रदर्शित
की जाए, ये सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक या स्पैचुला से पकड़िए। इसमें क्या बोला गया कि जैसे क्षारों से अभिक्रिया करते समय शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय तो सावधानी बरती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक या स्पैचुला से पकड़िए। पर ये प्रणाली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3 से 4 टिकियाँ या 5 ml जल में घोलकर बनाइए। तो इसमें एक एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए और एक जलती हुई माचिस की तिल्ली प्रणाली के मुंह पर के निकट लाइए और ध्यान से परीक्षण कीजिए। जो पॉप ध्वनि क्यों दर्शाती है, आइए जानते हैं कि पॉप ध्वनि क्यों दर्शाती है। पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती थी। इसमें बोला गया कि पॉप ध्वनि क्यों दर्शाती है, पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो पॉप क्या करते हैं, ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जब भी क्या करते हैं, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो अधातु की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है, अधातुओं से क्षारों से अभिक्रिया जटिल है और धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया से क्या करते हैं, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि अधातु को क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। आइए पढ़ते हैं कि इसको याद रखना दोस्तों, जब भी धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और धातु को क्षारों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, जटिल होता है कि धातु को क्षारों से अभिक्रिया जटिल होते हैं। आइए ई में देखें विस्थापन या अभिक्रिया जानते हैं कि विस्थापन और अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए। इसमें बोला गया है कि जैसे कॉपर सल्फेट को और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए। जो आपने कक्षा 7 में क्रिया किया था उस प्रकार की कुछ और अभिक्रिया को देखें। इसमें बोला गया कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रिया को देखें। जैसे क्रियाकलाप 4.8 में जैसे 100 मिली के 5 बीकर लीजिए। बोला कि 100 मिली 5 बीकर लीजिए और उन्हें ए, बी और सी और डी चिन्हित कर लीजिए। क्रियाकलाप बोला गया है 100 मिली के 5 बीकर लीजिए और ए, बी, सी, डी चिन्हित और प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए और प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6a में दर्शाए पदार्थ में से प्रत्येक का एक चम्मच डालकर घोल लीजिए। इसमें बोला गया क्या कि कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार कुछ अभिक्रिया को देखें। क्रियाकलाप 4.8 में जैसे 100 मिली के 5 बीकर लीजिए, ए, बी, सी, डी और चिन्हित करिए और प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए और प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6a में दर्शाई पदार्थ में से प्रत्येक का एक चम्मच डालकर घोल लीजिए। जैसे यहाँ चित्र 4.6a और बी में यहाँ दिखाया गया है, ए में दिखाया गया और बी में दिखाया गया। आइए देखते हैं कि बीकर ए में देखते क्या है। बीकर ए में जैसे कॉपर सल्फेट लिया गया है, CuSO4 लिया गया है और जिंक का टुकड़ा लिया गया है और जिंक का टुकड़ा लिया गया। और बीकर बी में कॉपर सल्फेट का रंग देखिए दोस्तों किस तरह होता है, कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा लिया गया। और बी में कॉपर सल्फेट लिया गया है और लोहे की कील लिया गया है। जैसे बी में कॉपर सल्फेट या लोहे की कील लिया गया और सी में जिंक सल्फेट लिया गया है और तांबे के छीलन या Cu लिया गया। और डी में आयरन सल्फेट FeSO4 और तांबे की छीलन लिया गया Cu। उसी प्रकार ई में जिंक सल्फेट लिया गया है और लोहे की कील लिया गया Fe लिया गया। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें बोला गया कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए देखते हैं ए और बी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि इसमें कोई परिवर्तन इन तीनों में दोस्तों। इसमें देखिए कि इस तीनों में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ जैसे कि वैसे ये लिखा गया तीनों कोई परिवर्तन है और यहाँ इसमें दोनों में परिवर्तन दिख रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। बीकर को बिना छेड़े हुए समय तक रखा रहने दीजिए और अपने परीक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। और आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। तो आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है और बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करता है। ऐसे बोला गया है कि जैसे बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। कॉपर जैसे ये बोला गया है कि जिंक और कॉपर सल्फेट जैसे ये बोला गया है बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित किया गया है। और बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। जैसे विलयन ए में बोला गया है किस तरह जिंक और कॉपर सल्फेट को कॉपर से विस्थापित किया गया है, ए में बोला गया है बीकर ए में। और कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। इसलिए यह बोला गया है इसलिए कॉपर इसमें नीला रंग था, नीला रंग क्या हो गया, इसमें अदृश्य। इसमें नीला रंग था, इसमें देखिए दोस्तों नीला रंग क्या हो गया, वो अदृश्य हो गया। ये किसके कारण से हुआ है अदृश्य, ये हुआ है जैसे कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है तथा इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो गया, वो अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदी पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है।
जैसे बीकर की पेंदी पर, जैसे इसमें दिखाया गया, जैसे बीकर की पेंदी पर या लाल चूर्ण या इसमें ये जमा हो गया। ये किस कारण से? पहले नीला था, ये कॉपर सल्फेट जिंक कॉपर सल्फेट को ये कॉपर के साथ विस्थापित करता है, जिसके कारण ये क्या हो गया, नीले रंग अदृश्य हो गया, जिसके कारण ये क्या होते हैं, नीचे गाढ़े तो नीचे लाल रंग जमा हो गया। इसमें वही बोला गया है कि जब भी एक धातु दूसरी धातु यौगिक जलीय विलयन के विस्थापित करता है तो बीकर में जिंक या कॉपर सल्फेट विलयन से क्या करते हैं, कॉपर को विस्थापित करता है, और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो गया, अदृश्य हो जाता है। जब भी दोस्तों बीकर में क्या होते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर से विस्थापित करते हैं तो ये नीला रंग क्या होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जब भी क्या करते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करते हैं तो क्या कहते हैं, ये नीला रंग क्या करते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। इसमें ये बीकर में दिखाया गया, बीकर में जैसे नीला रंग था, कैसे जिंक और कॉपर सल्फेट को कॉपर के साथ विस्थापित किया गया है, किस तरह नीला रंग क्या हो गया, अदृश्य हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर की पेंदी पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ, या नीला था पहले, अभिक्रिया करने पर या क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है रंगहीन, और कॉपर नीचे लाल में, नीचे चूर्ण के रूप में बैठ जाता है। जैसे बीकर में क्या, जैसे कॉपर सल्फेट को यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बीकर में कॉपर सल्फेट को जब भी जिंक के साथ अभिक्रिया किया जाता है, जिंक के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, कॉपर में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब भी कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, पहले नीला था, वो क्या बना देते हैं, जिंक सल्फेट बना देता है जो रंगीन होते हैं, और कॉपर लाल चूर्ण नीचे बैठ जाते हैं। ये जिंक सल्फेट यहाँ दिखाई, जिंक सल्फेट यहाँ, जब भी कॉपर सल्फेट को यहाँ नीला रंग का था, कॉपर सल्फेट नीला रंग का था, तो कॉपर सल्फेट को जब भी उसको जिंक के साथ अभिक्रिया कर दिया जाता है तो क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट जो रंगीन होते हैं, और कॉपर नीचे लाल चूर्ण के रूप में यहाँ, तो कॉपर लाल चूर्ण के नीचे यहाँ जमा हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं कि तो हमने ये अभिक्रिया देख लिया, बीकर ए का अभिक्रिया हमने देख लिया। आइए उसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। बीकर बी में भी अभिक्रिया लिखते हैं। इससे पहले कुछ कहना चाहिए, तो पहले क्या करें कि मैंने ए और बी में होने वाली अभिक्रिया को समझ लिया, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर सी, डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो पहले ये कहना चाहिए कि ए और बी में तो इसने अभिक्रिया को समझ लिया, परंतु इसमें सी और डी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये इसे भ्रमित है, आखिर इसमें क्यों नहीं परिवर्तन हुआ। आइए जानते पहले के आंसर जानते हैं। ये पहले का आंसर, जब बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो सकता था, लेकिन इसी प्रकार डी में भी आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। तो क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कॉपर या जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों, कि जैसे बीकर सी में जिंक का कॉपर सी में जिंक का, यहाँ देखते हैं बीकर सी में कॉपर द्वारा जिंक के साथ विस्थापित, तो क्योंकि हम देखते हैं कि बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो क्या होता है, जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर सी में और बीकर ई में आयरन का विस्थापित हो जाता है, और इसी प्रकार बीकर डी में भी आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो जाता है। इसको ध्यान रखना दोस्तों, कि जिसे सी में बोला गया जिंक का कॉपर द्वारा और ई में जिंक का आयरन द्वारा, और डी में भी आयरन द्वारा विस्थापित, और डी में क्या होता है, आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा। तो इसमें ये बोला गया है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं दोस्तों। जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर सी में बोला गया है, और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो जाता है, और इसी प्रकार डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो जाता है। इसको याद रखना दोस्तों, जिस तरह से ये होता है, जैसे जिंक का कॉपर द्वारा और ई में क्या होता है, आयरन द्वारा, जिंक का आयरन द्वारा, और डी में क्या होता है, आयरन का क्या होता है, कॉपर द्वारा हो जाता है। इसको याद रखना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। इसको याद रखना कि क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो सकता है, और इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का कॉपर द्वारा विस्थापित हो सकता है, क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देते हैं। यहाँ बीकर सी में, यहाँ देखिए दोस्तों, बीकर सी में कोई परिवर्तन हम नहीं देते, बीकर सी में यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं देते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि सी और डी में देखिए कोई परिवर्तन नहीं दिखा। इसे सी और डी में इसलिए नहीं देखा कोई परिवर्तन, इसमें बोला गया है कि इसमें परिवर्तन क्यों नहीं दिखा। इसका कारण है कि बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं जिंक का, और इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस निष्कर्ष पर होते हैं कि कॉपर क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसको याद रखना कि दोस्तों, कॉपर क्या कहते हैं,
तो कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। परंतु क्यों, उसका सवाल है, परंतु क्यों ऐसा क्यों नहीं विस्थापित करते हैं? जब बीकर ए में जिंक और कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, से बोला गया है बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता है? ऐसे बोला गया है कि जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, परंतु सी में कॉपर जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर सकता, ये सवाल है। तो आज आइए जानते हैं। याद रखिए, विज्ञान मानना नहीं होता है, यह तथ्यों पर आधारित या निश्चित नियमों को पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें बोला गया जिंक क्या कहते हैं, जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें बोला गया है कि बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और बीकर सी में कॉपर जिंक को क्यों नहीं प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें ये बोला गया है कि जिंक क्या करते हैं, कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जिंक क्या होते हैं, कॉपर और आयरन से के तुलना में। इसको याद रखना दोस्तों, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, किसके तुलना में, कॉपर और आयरन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, जिंक कॉपर को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर क्या करते हैं, जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है। क्योंकि क्या कहते हैं, जिंक क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, किसके, कॉपर और आयरन की तुलना में। आइए आगे बात करते हैं कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बोला गया कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु और अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ जिंक क्या करते हैं, कॉपर और आयरन को प्रतिस्थापित कर देता है, लेकिन वही कॉपर और आयरन क्या करते हैं, जिंक को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इसमें यह बोला गया कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, किसके तुलना में, कॉपर और आयरन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसलिए क्या कहते हैं, जिंक कॉपर और आयरन को विस्थापित कर देता है, लेकिन वहीं पर कॉपर और आयरन को जिंक को विस्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि जिंक और कॉपर क्या होते हैं, सॉरी कॉपर और क्या कहते हैं, कॉपर और आयरन क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, किसके तुलना में, जिंक की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापित अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं हुए। तो बोला गया है कि आप समझ सकते हैं कि डी और ई में अभिक्रियाशील क्यों नहीं हुआ। तो इसमें डी और ई में अभिक्रियाशील क्यों नहीं हो गया, इसमें बोला गया कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों ए और बी में क्या हुआ है, जिंक था, जिंक अधिक अभिक्रियाशील था, जिसके कारण वो क्या हो गया, कॉपर और आयरन को प्रतिस्थापित कर दिया। और सी और डी में क्या था, जो कॉपर और आयरन को जिंक प्रतिस्थापित नहीं किया गया। तो इसलिए इसमें बोला गया था कि बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग वो अदृश्य हो जाता है। इसमें बोला जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसे कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या हो गया, वो अदृश्य हो गया। और बीकर के पेंदे पर या कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है और अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से यहाँ दर्शाया गया है। तो इसमें बोला गया बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा, और बीकर जिंक का क्या होता है, जिंक का कॉपर द्वारा सी में, और ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो सकता है जिंक का, और इसी प्रकार डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है। तो क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, तो हम इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तो कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्या होते हैं कि कॉपर क्या करते हैं, जिंक से प्रतिस्थापित करने में नहीं होते। जिंक क्या करते हैं, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देते हैं, लेकिन कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। तो जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, किसके तुलना में, कॉपर और आयरन की तुलना में। इसलिए जिंक क्या करते हैं, कॉपर और आयरन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, और क्या करते हैं, और कॉपर और आयरन को जिंक क्या करते हैं, प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कॉपर और आयरन क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं हुआ। क्या आप जिंक और आयरन या कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से कौन कितना अभिक्रियाशील थी, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, किसके तुलना में, कॉपर और आयरन की तुलना में। आइए आगे बात करते हैं कि 4.3 में धातुओं और धातुओं के उपयोग। आइए पढ़ते हैं धातु और धातुओं क्या उपयोग है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का अनुपालन मशीनें या मोटर गाड़ियों या वायुयानों या रेलगाड़ियों या उपग्रहों या औद्योगिक साजो सामान या खाना पकाने के पात्र जल बॉयलर या आदि के निर्माण में किया जाता है। इसमें बोला गया है कि क्या है दोस्तों, 4.3 में धातु और धातुओं के उपयोग बोला गया है कि आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्योंकि धातु उपयोग कहाँ करते हैं, मशीनों में करते हैं, मोटर गाड़ियों में करते हैं, वायुयान में करते हैं, रेलगाड़ियों में करते हैं, उपकरण करते हैं, और औद्योगिक साजो सामान या खाना बनाने के पात्र या जल बॉयलर या आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातु के उपयोगों से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक या उपयोग दिए जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। वो धातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो धातु क्या है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है,
और जिसे सभी या सजीव या श्वसन के समय अंदर लेते हैं। इसमें बोला गया वो धातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी जीव या श्वसन के समय अंदर लेते हैं। वो धातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। वो धातु का उपयोग जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि में हेतु किया जाता है। वो धातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। वो धातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। वो धातु क्या कहते हैं जिनका बैंगनी रंग का होता है वो धातु एंटीबायोटिक के रूप में भी घाव पर लगाया जाता है। वो धातु क्या कहते हैं जो बैंगनी रंग के होते हैं एंटीबायोटिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। वो धातु का उपयोग कहाँ देख लिया हमने दोस्तों। वो धातु हमारे जीवन में आवश्यक है जिसे सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं वो धातु को। और वो धातु जिनका उपयोग उर्वरक में पौधे की वृद्धि में किया जाता है। वो धातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण में भी किया जाता है। वो धातु जिनका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में भी घाव को पर लगाया जाता है और पटाखों में भी प्रयुक्त होने वाले वो धातु होता है। तो वो धातु का हमने कहाँ प्रयोग होता है ये 5 गुण देख लिए। ये 5 गुण देख लिए, इसको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये 5। तो वो धातु के बारे में हमने देख लिया कि वो धातु क्या होते हैं जिसे सजीव श्वसन के रूप में धातु को अंदर लेते हैं। उर्वरक में पौधे की वृद्धि में वो धातु उपयोग होता है। जल शुद्धिकरण में होता है वो धातु का उपयोग और एंटीबायोटिक के रूप में भी बैंगनी रंग के वो धातु का घाव पर लगाने में किया जाता है। पटाखों में भी वो धातु का उपयोग किया जाता है। इसको याद रखना कि आप अपने अनुभव से धातु और धातु के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। बोला गया कि आप अपने अनुभव से आप धातु और धातु के उपयोग जोड़ सकते हैं। आइए जानते दोस्तों कि कुछ पहले क्या करना चाहती है और बूझो क्या करना चाहते हैं। उनके क्या सवाल है उनका पढ़ेंगे। पहले क्या करना चाहती है कि मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो उनमें किस रूप में पाया जाता है। और बूझो क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई और मेरे शरीर में आयरन कहाँ है। तो पहले जानना चाहते हैं कि पौधे में मैग्नीशियम होते हैं और उनमें किस रूप में पाया जाता है। और बूझो ने डॉक्टर बोला कि मेरे शरीर में आयरन की कमी है और मेरे शरीर में आयरन कहाँ होते हैं। आइए दोनों का आंसर पढ़ते हैं। ये इस बॉक्स में देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं मिल जाए। तो जैसे आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा विद्युत अवघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता है तो वह तत्व कहलाता है। तो सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तन में तत्व के परिणाम अप्रभावित रहते हैं। तो उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, तो इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातु और धातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं और शेष तत्व जो अधातु हैं या उपधातु हैं। उपधातु या अधातु दोनों के गुण रहते हैं। हमने क्या सीखा है, पढ़ते हैं कि हमने क्या सीखा। धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होते हैं। समानतः धातु आवर्धनीय और तन्य होते हैं, वह धातु नहीं होते हैं। समानतः धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय होते हैं और अधातु क्या करते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति क्या होते हैं अम्लीय होते हैं। दोस्तों इसको याद रखना। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करते हैं क्षार बनाते हैं और धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनता है अम्लीय बनाते हैं। इसको याद रखना। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें बोला है कुछ धातु क्या करते हैं जल से अभिक्रिया कर क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं परंतु अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समानतः और धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। इसमें क्या बोला है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु या यौगिकों में जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। इसमें बोला गया कि अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील धातु को उसके धातु यौगिक के जलीय विलयन में क्या करते हैं विस्थापित कर देते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया था दोस्तों। जिंक क्या करते थे कॉपर और आयरन को क्या करता था विस्थापित कर देता था, प्रतिस्थापित कर देता था, विस्थापित कर देता था। परंतु ये क्या करता है कॉपर और आयरन क्या करता है जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता था क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील था, इसलिए ये कॉपर और आयरन को विस्थापित कर दिया और कॉपर और आयरन कम अभिक्रियाशील के कारण वो क्या किया जिंक को विस्थापित नहीं कर पाया। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। धातु और अधातु का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। धातु और जैविक में अधिक उपयोग होता है। इसको प्रैक्टिस करना दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको अभ्यास करना। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, एक बार वीडियो को पूरा देखना उसके बाद ही अभ्यास करना। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे चैप्टर में। ऐसे धातु अधातु से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो या एसएससी बैंकिंग रेलवे, हर एग्जाम में इसे सवाल धातु अधातु से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको प्रैक्टिस करना, एक बार वीडियो को देखना दोबारा दोस्तों, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस करना।
कि मैं धीरे धीरे सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले, प्रैक्टिस करना। आइए क्रियाकलाप परियोजना देखते हैं। बोला क्रियाकलाप परियोजना है कि किन्हीं चारों धातु सूचक इंडेक्स और तैयार करिए, और धातु का नाम, उसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग जैसे सूचना होनी चाहिए। तो लोहा के स्थल पर जाइए, कुछ किस प्रकार धातु का ढाला जाता है, और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के वैद्युत कुचालों की तुलना करते हुए प्रयोग सुझाइए और परिणामों पर एक सुरक्षित रिपोर्ट तैयार करिए। भारत में आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक के भंडार स्थलों की जानकारी प्राप्त करिए, उसे प्राप्त के रेखांकित चित्र में चिन्हित करिए, और ये भंडार किस प्रकार में पाए जाते हैं कक्षा में चर्चा कीजिए, और अपने माता पिता, पड़ोसियों और स्वर्णकारों पर चर्चा करिए, और आभूषण निर्माण में गोल्ड का वरीयता क्यों दी जाती है इस पर देखिए। तो दोस्तों थैंक यू, हमने पढ़ लिया चैप्टर 4 के बारे में, धातु और धातु के। अगले दिन पढ़ेंगे अगला चैप्टर 5 के बारे में। कि थैंक यू दोस्तों, अगले दिन देखेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।